गुड मॉर्निंग। पीएस एजुकेशन गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानेंगे और मेवाड़ का इतिहास मैं आपको इतने ही आसान तरीके से बताऊंगा कि इस मेवाड़ के इतिहास को अगर आप एक बार पूरा पढ़ लेंगे ध्यान से तो मैं कहता हूं आप कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो मेवाड़ के इतिहास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ क्षेत्र कौन सा है, यानी मेवाड़ क्षेत्र कौन सा है। वर्तमान में जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद वाला जो क्षेत्र है वो मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ का जो प्राचीन नाम था सिवी। आपने नाम सुना होगा जनपदों के बारे में। सिवी जनपद हुआ करता था, एक सिवी जनपद, और इसकी राजधानी थी मध्यमिका, जिसे ये जो राजधानी है वर्तमान में इसे चित्तौड़ के नाम से जाना जाता है, चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में इसका नाम सिवी था। और इस सिवी जो क्षेत्र है, सिवी जनपद था, यहाँ पर मेद जाति का शासन था। किसका था? मेद जाति का शासन था। और मेद जाति के शासन की वजह से इसे कहा जाता था मेदपाट, यानी इस क्षेत्र को कहा जाता था मेदपाट। और धीरे धीरे इसका नाम बदलकर मेदपाट से कालांतर में ये क्या हो गया? मेवाड़। किस नाम से जाना लगा? मेवाड़ के नाम से। और यहाँ पर सबसे पहले जो शासन स्थापित हुआ था वो हुआ था गुहिल वंश का। गुहिल वंश का यहाँ पे शासन स्थापित हुआ था, गुहिल वंश। अब इसका हम जिक्र करते हैं कि गुहिल वंश की स्थापना कब हुई, किससे हुई, कैसे हुई, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो गुहिल वंश की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि इस वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने की थी। गुहिलादित्य, इन्होंने इनकी स्थापना की थी। गुहिल वंश है। इस वंश की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के मत हैं, वो अलग अलग हैं। तो इसकी उत्पत्ति के संबंध में जो मत हैं उन मतों को हम देखते हैं कि क्या क्या मत हैं। तो सबसे पहले अकबर के जो कवि थे अबुल फजल ने कहा कि ये जो गुहिल हैं ये आदिल नौसेराव के वंशज हैं। अबुल फजल ने कहा कि जो ये गुहिल हैं ये आदिल नौसेराव के वंशज हैं, यानी अबुल फजल ने इनको मुस्लिम माना। फिर डॉक्टर भंडारकर, इनका जो मत है उस मत के अनुसार गुहिल है वो ब्राह्मण है, नागर वंश के ब्राह्मण है, नागर वंशीय ब्राह्मण है। गौरीशंकर ओझा के अनुसार ये सूर्यवंशी है। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? कर्नल जेम्स टोड ने इनकी उत्पत्ति के बारे में, गुहिलों के बारे में क्या बताया? तो हम इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने क्या बताया। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि प्राचीन समय में एक रियासत थी, उस रियासत का नाम था वल्लभी रियासत थी। और ये कहाँ पर थी? गुजरात क्षेत्र में पड़ती है वल्लभी रियासत। और यहाँ का जो शासक था उसका नाम था शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य नाम था। और यहाँ पर हूण जो विदेशी जाति थी, उस हूण विदेशी जाति ने वल्लभी पर आक्रमण कर दिया। और वल्लभी पर आक्रमण करने के बाद शिलादित्य को हरा दिया और शिलादित्य को मार दिया। इस समय शिलादित्य की पत्नी थी एक, जिसका नाम था पुष्पावंती है वो गुजरात
में ही एक मंदिर पड़ता है, वहाँ की तीर्थ यात्रा करने के लिए गई हुई थी। अंबाजी का मंदिर है, उस मंदिर में तीर्थ यात्रा करने के लिए गई हुई थी और उस समय वो गर्भवती थी। तो यहाँ पे ये जो शिलादित्य था, इसका पूरा का पूरा वंश खत्म हो गया। यहाँ पे बची पुष्पावंती। जब हुणों को पता चला कि शिलादित्य की पत्नी है वो अभी जिंदा है, तो उन्होंने इसको ढूंढना शुरू किया और इसको मारने का प्रयास किया। ये पुष्पावंती एक गुफा में छिप गई और वहाँ पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम क्या रखा? गुहिलादित्य। यानी पुष्पावंती ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम था गुहिलादित्य। इसी के आधार पर कहा जाता है, यानी इसका जन्म है वो गुफा में हुआ था। गुफा में होने के कारण ही इसे गुहादित्य या गुहिलादित्य कहा जाता है। बाद में यानी जो हूण जाति की जो आक्रमणकारी थे, उनसे बचने के लिए इसने क्या किया? अपने पुत्र को, यानी किसने? पुष्पावंती ने अपने पुत्र को और एक ब्राह्मण के यहाँ छोड़ दिया। और ये कहा जाता है, ये किंवदंती है कि वो ब्राह्मण नागर जाति का था। इसलिए यहाँ पर भंडारकर का मत भी साबित होता है कि भंडारकर है, उनने कहा था कि नागर जाति के ब्राह्मण थे, तो वो मत भी साबित होता है। तो ये था गुहिलादित्य, जिसने गुहिल वंश की नींव रखी। और ये किसका पुत्र था? शिलादित्य का पुत्र था। गुहिलादित्य के बाद जो अगला शासक आता है वो है नागादित्य, जिसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। नागादित्य है वो ईडर से ही मेवाड़ का शासन चलाता था। और एक बार ये युद्ध में मारा जाता है, तो इसकी पत्नी है, यानी नागादित्य के एक पुत्र था जिसका नाम यहाँ पे है बप्पा रावल को लेकर नागादित्य की पत्नी है वो चली जाती है एक ब्राह्मण के यहाँ, जिसका नाम है हारित ऋषि के यहाँ चली जाती है। और बप्पा रावल है वो यहाँ पर क्या करने लग जाता है? हारित ऋषि की गायों को चराने लग जाता है, गायों को चराना शुरू कर देता है। हारित ऋषि है वो शिव की पूजा करते हैं। शिव की पूजा करने पर शिव भगवान, महादेव भगवान है वो खुश हो जाते हैं और खुश होकर एक वरदान देते हैं कि जो बप्पा रावल है वो आने वाले समय में क्या बनेगा? एक शासक बनेगा, एक राजा बनेगा। और इसी के बाद सन 734 ईस्वी में जो बप्पा रावल है, उस बप्पा रावल ने मौर्य वंश के थे जिनका नाम था मान मोरी को हराकर, और बप्पा रावल ने शासन स्थापित किया। किसको हराकर भाई? मान मोरी को हराकर। कब हराया? 734 ईस्वी में हराया। और इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की नागदा में। कहाँ पर? नागदा में क्या बनाया? अपनी राजधानी स्थापित की। और नागदा में ही बप्पा रावल की क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। इनका जो नाम है, उस नाम को लेकर विद्वानों के मत हैं वो एक नहीं है। इनको यानी कुछ विद्वान कहते हैं कि बप्पा रावल इनकी उपाधि थी, इनका वास्तविक नाम कालभोज था। कालभोज, कालशोक ये कहा जाता है, यानी समय को जीतने वाला। और कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका मूल नाम है वो कालभोज था और बप्पा रावल की उपाधि थी। कुछ कहते हैं बप्पा रावल नाम था और कालभोज की उपाधि थी। तो इस प्रकार से इनके बारे में बताया जाता है। और बप्पा रावल की शारीरिक विशेषता के बारे में बताया जाता है कि बप्पा रावल है वो 8 फीट ऊंचे थे, उनकी ऊंचाई 8 फीट थी। कहा जाता है इनका वजन है वो 300 केजी था। कितना था? 300 केजी। ये कहा जाता है कि ये 52 हाथ की धोती पहनते थे।
52 हाथ की क्या पहनते थे? धोती। और इनकी जो तलवार, इनकी जो खड़ग थी वो 32 मण की थी। ये कहा जाता है किसके बारे में? बप्पा रावल के बारे में। आगे हम बात करते हैं, यानी बप्पा रावल के बाद जो शासक आते हैं उनकी बात करते हैं, जिनका नाम है अल्लट। अल्लट के बारे में कहा जाता है कि ये 10वीं सदी में शासक थे। 10वीं सदी के आसपास, 10वीं सदी में इन्होंने शासन किया था और ये भी गुहिल वंश के ही थे अल्लट। ये कहा जाता है कि इन्होंने हूण राजकुमारी अरिया देवी से विवाह किया था। किसने किया था? अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। और ये कहा जाता है कि विदेशों के साथ राजपूत ने जो पहला विवाह किया था वो किसने किया था? अल्लट ने। कहा किसके साथ किया था? हरिया देवी के साथ। यानी ये पहली राजपूतों की इंटरनेशनल मैरिज थी। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से जो शादी की थी वो इंटरनेशनल मैरिज थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय शादी थी। और अल्लट की राजपूत शासक यानी मेवाड़ की बात करें तो जो पहला राजपूत शासक था जिसने विदेशी महिला के साथ शादी की थी, हरिया देवी। और इन्होंने जो राजधानी है, मेवाड़ की राजधानी है, वो आहड़ में स्थापित की। कहाँ पे स्थापित की? आहड़ में। इन्होंने अपनी राजधानी को आहड़ में स्थापित किया और इन्होंने सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही व्यवस्था स्थापित की। कौन सी व्यवस्था स्थापित की? नौकरशाही। अब आगे हम बात करते हैं दूसरे जो शासक हैं उनका नाम है, यानी अल्लट के बाद जो रण सिंह आते हैं वो शासक बनते हैं रण सिंह है। 1158 में शासक बनते हैं रण सिंह। रण सिंह के बारे में बताते हैं हम आपको। रण सिंह के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था क्षेम सिंह और एक पुत्र था, उनका नाम था राहब। यहाँ से गुहिल वंश है वो 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। किस प्रकार से? यानी रण सिंह का जो बड़ा पुत्र था उसका नाम क्या था? क्षेम सिंह था। तो यानी बड़ा पुत्र होता है वो ही क्या बनता है? उत्तराधिकारी बनता है। तो यानी स्वाभाविक है क्षेम सिंह क्या बनेगा? अभी क्षेम सिंह उत्तराधिकारी बनेगा। और इधर इनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम था राहब। राहब ने सोचा कि भाई बड़ा है क्षेम सिंह, ये उत्तराधिकारी बनेगा और हमारे तो कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो राहब यहाँ से चला जाता है और एक स्थान पर चला जाता है। उस स्थान का नाम है शिशोदा। और शिशोदा एक नए ठिकाने का निर्माण करता है राहब और उपाधि धारण करता है वो राणा की। किसकी उपाधि धारण करता है? राणा की उपाधि धारण करता है। और ये क्षेम सिंह है, ये उपाधि धारण करता है रावल की। यानी यहाँ से गुहिल वंश 2 भागों में बढ़ जाता है। सिसोदिया वंश प्रारंभ हो जाता है। राहब है वो राणा की उपाधि धारण कर लेता है और क्षेम सिंह है वो रावल की उपाधि धारण कर लेता है। अब हम आगे, यानी क्षेम सिंह है वो शासक बन जाता है। क्षेम सिंह के बारे में पढ़ते हैं। क्षेम सिंह के भी 2 पुत्र थे। एक का नाम था सावंत सिंह है, एक का नाम था कुमार सिंह है। यानी बड़ा बेटा था सावंत सिंह है। सावंत सिंह क्या बन जाता है? क्षेम सिंह के बाद जो शासक बनता है वो बनता है सावंत सिंह, मेवाड़ का शासक बनता है। और सावंत सिंह का एक बार युद्ध होता है किसके साथ? सावंत सिंह का युद्ध होता है जालोर के शासक थे कीर्तिपाल या कित्तू भी इसे कहते हैं। कीर्तिपाल चौहान के साथ क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध में सावंत सिंह है वो हार जाते हैं और मारे जाते हैं। और ये निसंतान थे, इसलिए यहाँ पर सावंत सिंह का वंश है वो समाप्त हो जाता है। और इसी क्रम में आगे इस सावंत सिंह के बाद कुमार सिंह है वो क्या करते हैं? कुमार सिंह कीर्तिपाल के साथ पुनः युद्ध करते हैं और युद्ध में कीर्तिपाल को हरा देते हैं और मेवाड़ के शासक बनते हैं कौन? कुमार सिंह है। कौन बनता है? कुमार सिंह शासक बनता है। और कुमार सिंह के बाद जो शासक होते हैं उनका कोई विस्तृत वर्णन नहीं मिलता है। कुमार सिंह के शासक के बाद यहाँ पे हम जिक्र करते हैं कि इनके बाद क्रमवाइज जो शासक बनते हैं। तो इसमें एक तो बताया है
यानी ये कौन सी शाखा चल रही है, इधर राणा शाखा है, इधर रावल शाखा है, तो ये रावल शाखा का था। रावल शाखा के यहाँ पे शासक बनते हैं जेतर सिंह है, किसके बाद, कुमार सिंह है के बाद, कुमार सिंह के बाद जेतर सिंह, जेतर सिंह के बाद तेज सिंह है, और तेज सिंह है के बाद समर सिंह है, समर सिंह है। यानी इसका शासनकाल बताया जाता है कि 1213 से 1253 ईस्वी तक, इसका 1253 से 1271 ईस्वी तक, और इसका 1271 से 1301 ईस्वी तक। जेतर सिंह के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें हैं वो बता देता हूँ कि जेतर सिंह जब शासक बनता है तो दिल्ली का जो शासक था वो था इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश है, वो क्या था, दिल्ली का शासक था। और जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य बहुत सारे युद्ध होते हैं, और इन सभी युद्धों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, भूताला का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भूताला का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो भूताला का युद्ध है वो जेतर सिंह और दिल्ली के जो शासक हैं इल्तुतमिश, इनके मध्य हुआ। और जेतर सिंह ने इसके बाद जो अपनी राजधानी है वो अलग स्थापित कर ली, कहाँ पर, चित्तौड़ में। यानी पहले हमने देखा कि जो अलट है उन्होंने अहड़ को अपनी राजधानी बनाया। अब क्या होता है, जेतर सिंह है वो राजधानी दूसरी बना लेते हैं जिसका नाम है चित्तौड़। चित्तौड़ को क्या बना लेते हैं, राजधानी बना लेते हैं। तेज सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो मेवाड़ में चित्रकला को लाने का श्रेय है वो किसको है, तेज सिंह को है, रावल तेज सिंह। और इस तेज सिंह के बाद समर सिंह, इन समर सिंह का अध्ययन है वो हम कल करेंगे। समर सिंह के 2 पुत्र थे, आने वाली वीडियो में हमें समर सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक तो इनका पुत्र था रतन सिंह और इनका दूसरा पुत्र था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण है वो छोटा बेटा था, रतन सिंह बड़ा बेटा था समर सिंह का। तो कुंभकर्ण है वो यहाँ से चला जाता है, आपने नाम सुना होगा नेपाल, नेपाल में अपने वंश को आगे बढ़ाता है। और वहाँ पर इनके जो वंश हैं कुंभकर्ण के, उनको किस नाम से जाना जाता है, कोइराला नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा मेवाड़ का इतिहास हमने इस वीडियो में देखा। अगला जो रतन सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे, आपको विस्तार से अच्छे तरीके से बताऊंगा रतन सिंह की कहानी की, किस प्रकार से वो पद्मिनी वाली कहानी है वो बताऊंगा। तो हम मिलते हैं अगले एपिसोड में।